Hello students, welcome to RM chemistry classes. Today we are going to start class 11th organic chemistry chapter, that is some basic principles and techniques of organic chemistry. So again this chapter also we are taking all the boards CBSE, IAC and state board. तो जितने भी टॉपिक्स हैं ये हमने सारे बोर्ड्स के टॉपिक्स लिए हैं इसमें. तो जो इस सेक्शन में हम लेने वाले हैं स्टूडेंट वो ये सारे टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स में हम देखें कि हमने क्या क्या एक्सप्लेन करना है. द फर्स्ट इज़ बर्थ ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो थोड़ा सा पोर्शन हम लेंगे हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और किन किन साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन था, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनमें इस सेक्शन में वी विल जस्टिफाई व्हाई वी टेक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज अ सेपरेट ब्रांच. उसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ क्यों नहीं पढ़ते हैं. Next is student, very important short topics, which is catenation, multiple bond formation by organic compounds, isomerism. तो आइसोमेरिज्म से भी क्वेश्चंस आते हैं. नेक्स्ट इज टेट्रावेलेंसी. इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप टेट्रावेलेंसी समझते हैं देन ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड हाइब्रिडाइजेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन समझ आता है तो यू विल ईजिली नो शेप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. और वो आपका sp sp2 sp3 सारे हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट शेप्स क्यों होते हैं. ना तो फर्स्ट पोर्शन है स्टूडेंट, जब हम बात करेंगे कि थोड़ा सा हिस्ट्री की और अर्ली टाइम में कैसे जो साइंटिस्ट थे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेके क्या एक व्यू था. तो एकदम अगर हम प्री हिस्टोरिक टाइम की बात करें स्टूडेंट तो उस टाइम पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो यूज़ में तो होते थे, जैसे कि कलरफुल डाइज हैं फ्लावर के पेटल्स से, वो लोग भी डाइज बनाते थे. शुगरी सब्सटेंस यूज़ करते थे. उनको मालूम था एनिमल फैट यूज़ करते थे अपने फूड में, स्टार्च यूज़ करते थे, बट उनको ये नहीं मालूम था कि इनका एक्सट्रैक्शन के लिए जो स्पेसिफिक कुछ इनके पीछे केमिस्ट्री है. ठीक है. फिर 18th सेंचुरी में स्लोली स्लोली जो पीपल थे, साइंटिस्ट थे, एल्केमिस्ट थे उस टाइम के, दे हैव स्टार्टेड एक्सट्रैक्टिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. उसके बाद जो स्टार्ट हुआ 1742 के बाद, ये साइंटिस्ट थे स्टूडेंट. ठीक है. सो ही इज द साइंटिस्ट. चीले. ही आइसोलेटेड टार्ट्रिक एसिड फ्रॉम ग्रेप्स. तो आपको क्या याद रखना है, साइंटिस्ट तो आपको नहीं याद रखना है, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट. ये आता है कि टार्ट्रिक एसिड किस फ्रूट में होता है, सिट्रिक एसिड किस में होता है. ठीक है. तो ये सब आता है आपका. लेमन्स में सिट्रिक एसिड होता है, ये याद रखेंगे, और लेमन्स में होता है, और ग्रेप्स में टार्ट्रिक एसिड होता है. ड्रॉले आइसोलेटेड यूरिया फ्रॉम ह्यूमन यूरिन. तो ह्यूमन यूरिन में यूरिया होता है. नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं, दे प्रिपेयर्ड मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम फ्लावर्स से. ओपियम के जो प्लांट्स हैं उनसे मॉर्फिन का एक्सट्रैक्शन किया. ऑल दिस कंपाउंड्स वर ऑब्टेन फ्रॉम, आप देख रहे हैं ना कि ऑल दीज कंपाउंड्स आर रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स. वो प्लांट का एक्सट्रैक्शन हो, एनिमल्स का एक्सट्रैक्शन हो, तो ये हमारा पॉइंट है मेन. आफ्टर दैट अराउंड 1807 बर्जीलियस ने ये सारे सब्सटेंस जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से एक्सट्रैक्ट होते हैं उनको नाम दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. नेचुरल सब्सटेंस से जो एक्सट्रैक्ट होते हैं उनको नाम दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और इंट्रोड्यूस किया वाइटल फोर्स थ्योरी. तो वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मींस दिस जो पॉस्टुलेट है थ्योरी का, इट सेज दैट जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ऑल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग बींग्स. तो लिविंग बींग्स आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इन थ्रू ही एक्सट्रैक्शन हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और कैसे भी एक्सट्रैक्शन नहीं होगा. सो दिस वॉज द पॉइंट. बट आफ्टर 1828 जब होलर ने यूरिया का एक्सट्रैक्शन किया, एक्सीडेंटली उन्होंने यूरिया का एक्सट्रैक्शन किया, और तब ये जो हमारा वाइटल फोर्स थ्योरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, ये रॉन्ग हो गया. क्यों? क्योंकि यूरिया इज ऑल्सो अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि नेचुरली भी लिविंग बींग से मीन्स यूरिन से एक्सट्रैक्ट होता है. तो अगर ये लेबोरेटरी में बन सकता है, इसका मतलब बाकी सब्सटेंस भी लेबोरेटरी में बन सकते हैं. सो अभी तक जो वाइटल फोर्स थ्योरी तक ये मानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ओनली वी कैन एक्सट्रैक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, लिविंग सोर्सेज. तो होलर के बाद मीन्स 1828 के बाद इसका डेफिनेशन ही बदल गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जब यूरिया का एक्सट्रैक्शन हुआ. तो यूरिया का जो एक्सट्रैक्शन है स्टूडेंट वो
इसमें आपकी इक्वेशन आएगी, तो फिर ये इक्वेशन आपको लर्न करनी है। एक्चुअल में अमोनियम साइनेट लेबोरेटरी में जब हीट किया अमोनियम साइनेट को, दिस इज NH4CNO इज अमोनियम साइनेट। जब इसको हीटअप किया लेबोरेटरी में तो यूरिया का फॉर्मेशन हुआ। यूरिया इज NH2CO NH2। ये लर्न कर लेना, दिस इज अमोनियम साइनेट एंड दिस इज यूरिया। तो अमोनियम साइनेट तो आप देख रहे हो इनके इसके कॉम्पोजिशन से ही, दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी दिस इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज रिलेटेड टू नॉन लिविंग थिंग्स, उससे एक्सट्रैक्शन हो रहा है एक ऐसे कंपाउंड का विच इज रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स एक्सट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ से सब आपका चेंज हो गया। आफ्टर दैट तो बहुत सारी सिंथेसिस किया जिसमें हमने देखा कि और भी जो सब्सटेंस है वो भी लेबोरेटरी में बन सकते हैं। जैसे आपको ये याद रखना है कि कोल्बे ने एसिटिक एसिड का सिंथेसिस किया, ठीक है, हेनेल ने इथाइल अल्कोहल का सिंथेसिस किया। तो ये वाला सेक्शन है स्टूडेंट जिसमें आपका हिस्ट्री है एक्चुअल में। तो इसमें कुछ पोर्शन है जो आपको लर्न करने हैं, सारे नहीं करने हैं आपको, लेकिन ये याद रखना है स्पेशली कोल्बे एसिटिक एसिड, हेनेल इथाइल अल्कोहल, और ये ग्रेप्स आपका टार्टरिक एसिड, लेमन सिट्रिक एसिड से रिलेटेड है, एंड स्पेसिफिकली दिस वन होलर सिंथेसाइज्ड यूरिया एक्सीडेंटली, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ ये वाला केमिकल इक्वेशन, ये याद रखना। तो इतना पोर्शन लर्न करना है बस। सो दैट वाज द हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसमें कितने साइंटिस्ट का कैसे क्या कंट्रीब्यूशन था। तो स्टूडेंट कुछ साइंटिस्ट के नाम है आप ध्यान में रखेंगे। द फर्स्ट इज लेवोजियर। तो लेवोजियर ने क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली बोथ उन्होंने स्टडी किया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो एक नाम लेवोजियर भी, ठीक है। तो इन्होंने क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली बोथ आप स्टडी किया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। और जो बहुत हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, स्पेशली जब बेंजीन की बात करते हैं तो आप कैकुले स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सो दीज आर द साइंटिस्ट, थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोल्बे सिंथेसिस आता है। तो ये सब साइंटिस्ट है जिनका मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन है। बर्तलॉट, तो इन सब का कंट्रीब्यूशन है। अब इसके बाद जो डेफिनेशन बनती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो फिर वो डेफिनेशन होती है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, सो दिस इज सिंपली नाउ स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में भी स्पेसिफिकली जो है स्टूडेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट से मिलके बनते हैं। और इतना लार्ज ब्रांच है, और पूरा आप अराउंड 90% ऑफ सब्सटेंसेस जो रिलेट करते हैं इससे, और इतना लार्ज जो आपका अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस है नेचर में, वो बस बेसिकली तीन एलिमेंट से ही मिलके बनते हैं। तो इसलिए थोड़ा स्पेशल हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो दिस इज द मॉडर्न डेफिनेशन। और ये भी कह सकते हैं द कंपाउंड विच कुड बी थॉट ऑफ एज अ डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आता है, या आप ये भी कह सकते हैं स्टडी ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, स्टडी ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। सो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको हम इतने वेज से डिफाइन कर सकते हैं। तो एक तो ये है हमारा स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। अनदर वन इज स्टडी ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं बहुत सारे, फिर फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाते हैं जिसमें आप नाइट्रोजन भी हम इंक्लूड करते हैं, इसमें हैलोजेंस इंक्लूड करते हैं, ठीक है। समटाइम्स हम मेटल्स भी इंक्लूड करते हैं। तो नेचर में आप देखते हैं ना, हीमोग्लोबिन है, हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल है, तो इन सब में दीज आर ऑर्गेनोमेटलिक सब्सटेंसेस। तो मेटलिक कंपाउंड्स भी इंक्लूड होते हैं, बट बेसिकली इट इज स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। Now next topic is student कि why do we have to study organic chemistry as a separate branch? What is the need to study organic chemistry as a separate branch? तो इसको आप इसके आंसर में भी पढ़ सकते हैं,
और you can say that what are characteristic features of organic compounds. तो उस सेक्शन में भी हम इसको पढ़ सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनके ये स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दीज फीचर्स हम इनकी सेपरेट ब्रांच में स्टडी करते हैं। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ इंक्लूड नहीं कर सकते। तो चलिए इनको वन बाय वन लेते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट है स्टूडेंट, वो है लार्ज नंबर इनका, दिस पार्ट, ठीक है। तो लार्ज नंबर में आप देखते हैं कि ऑर्गेनिक जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं नेचर में, और जितने हमारे लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए, कितने लार्ज नंबर्स में हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ये मोर देन 5 मिलियंस तो आपके सिंथेसाइज्ड ही हैं, और 90% ऑफ ऑल कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का शेयर है एक्चुअल में। तो इतने लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मिक्स करके उसकी स्टडी को हम जस्टिफाई नहीं कर पाते, तो इसलिए इसको एक सेपरेट ब्रांच की तरह हमको लेना पड़ा। अदर देन इज कॉम्पोजिशन, जैसे अभी हमने बात की थी कॉम्पोजिशन की, कॉम्पोजिशन में जो बेसिक कॉम्पोजिशन हाइड्रोकार्बन का, वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक कॉम्पोजिशन। तो अदर देन आपके ये आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारे और भी एलिमेंट्स इंक्लूड हो जाते हैं इसमें, जैसे नाइट्रोजन है, हैलोजेंस है, फास्फोरस है, ठीक है। तो डीएनए जब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर, तो उसमें फॉस्फेट्स वाला पार्ट आता है। जब हम एमिनो एसिड्स पढ़ते हैं, नाइट्रोजन प्रोटीन्स, एमिनो एसिड, नाइट्रोजन वाला पार्ट आता है। तो आपके डिफरेंट डिफरेंट डेरिवेटिव्स। तो कॉम्पोजिशन इसका बेसिक कॉम्पोजिशन इज दिस। नाउ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कॉम्प्लेक्स, यस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं दे आर कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्सिटी आप समझेंगे जब आप पॉलीमर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो इट इज़ जस्ट नॉट कि सिंगल कंपाउंड फॉर्म कर देगा, ऐसा नहीं है कि एक एक्स कंपाउंड एंड वाई कंपाउंड, एक्स एलिमेंट, वाई एलिमेंट, जेड एलिमेंट, और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। इतना सिंपल नहीं होता ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये एक्चुअल में अभी जब हम आगे पढ़ेंगे, बिकॉज लॉन्ग लॉन्ग आपका कैटनेशन प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारी ब्रांचेस बना देते हैं, आइसोमर्स बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो कितना डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। अदर देन दैट, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल भी एसोसिएट होके, मतलब ग्रुप बना के बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी बनाते हैं, जिसको हम पॉलीमर्स के अंदर पढ़ते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में पढ़ेंगे हम। रबर्स हैं आपके, जितने प्लास्टिक्स हैं, पॉलीथीन्स हैं, तो ये सब इसके मॉलिक्यूल्स का कॉम्प्लेक्स बिहेवियर बताता है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज डिसाइडेड बाय फंक्शनल ग्रुप। अब ये भी थोड़ा इसका कॉम्प्लेक्स इसमें आ जाता है प्रोसेस में, कि अगर इफ देयर इज अ कंपाउंड, अगर आप मीथेन की बात करते हैं, तो इसके गैसियस सब्सटेंस है ये, कि गैसियस फॉर्म में रहता है। अगर आप मीथेन में कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हैं, आपने COOH ऐड किया, ठीक है, तो ये एसिटिक एसिड बन गया। नाउ सी कितना डिफरेंस है, एसिटिक एसिड इज अ विनीगर और मीथेन गैस की प्रॉपर्टी में बहुत डिफरेंस होता है। आप इसमें अल्कोहल ऐड कर दो, मीथेनॉल बन गया। तो अभी कैसी प्रॉपर्टी है इसकी, अल्कोहल की तरह प्रॉपर्टी है। तो ये भी इसमें इसका एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, कि इसमें किसी भी सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो कौन डिसाइड करता है, वो फंक्शनल ग्रुप्स डिसाइड करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप्स का बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें। कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो आप सबको मालूम है कि कार्बन के कंपाउंड्स हैं, कार्बन क्योंकि इसमें बेस है, तो कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं। तो 4 इज अ स्ट्रक्चर, और कार्बन का जो स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, वो क्या प्रिफर करता है, वो प्रिफर करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं, तो ये आपको मालूम है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आयनिक होते हैं नेचर में। तो दिस इज ऑल्सो द रीजन कि हमको इसको सेपरेट ब्रांच में स्टडी करनी पड़ती है। और फंक्शनल ग्रुप वाला प्रॉपर्टीज ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में नहीं होता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आयनिक होते हैं, अगर वो कंबाइंड होकर कुछ बना रहे हैं, तो दैट्स इट, मींस कि वही उसकी प्रॉपर्टी है। इस पे आप कुछ ऐड करके इनकी प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ हम ऐसा कर सकते हैं। आइसोमेरिज्म, अगेन आइसोमेरिज्म जो प्रॉपर्टी है, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो अ रीजन कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, आइसोमेरिज्म। तो दिस इज ऑल्सो द रीजन कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक के साथ मिक्स करके उसकी स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि आइसोमेरिज्म एक सेपरेट और बहुत स्पेशल फीचर है ऑर्गेनिक सब्सटेंस का। तो ये आपको मालूम है ये क्यों होता है, कैटनेशन प्रॉपर्टी और लार्ज चेन बनाने का प्रॉपर्टी। अब सपोज ये लार्ज चेन है, तो इसमें कोई भी कैटलिस्ट या कोई भी कंडीशन पे ये क्या करते हैं, ये ब्रांचिंग
हो जाती है इनमें, तो हम इसको कहेंगे अगर सपोज़ ये वाला जो कार्बन है, ये यहाँ पे आ गया या ये वाला जो कार्बन है, ये यहाँ पे आ गया, तो एक डिफरेंट आपका आइसोमर फॉर्म हो जाता है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें इन कंपैरिजन टू आयनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, वो आयंस से अट्रैक्ट होकर उनके कंपाउंड्स बनते हैं। इस केस में आप क्या देख रहे हैं, ऑर्गेनिक के केस में क्या देख रहे हैं आप, शेयरिंग से बन रहे हैं। बॉन्ड्स कैसे बन रहे हैं, शेयरिंग से बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो इन दैट वे ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। शेयरिंग से बनेगा तो लो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनता है तो हाई होता है। सॉलिबिलिटी की बात करें स्टूडेंट्स, तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे देखो शेयरिंग से हो रहा है, शेयरिंग से बन रहे हैं बॉन्ड्स, तो इन दैट केस ये नॉन पोलर सब्सटेंस में सॉल्युबल होते हैं यूजुअली, नॉन पोलर में। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या है, इनऑर्गेनिक में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कैटायन और एनायन, पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। तो ये पोलर सब्सटेंसेस लाइक वाटर में डिसॉल्व होते हैं। इनकी सॉलिबिलिटी की बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो ये नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे क्योंकि पोल्स नहीं बनाते इनके सब्सटेंस, स्ट्रॉन्ग पोल्स नहीं बनाते हैं। कंबस्टिबिलिटी तो हम बहुत पढ़ते हैं, जितने भी फ्यूल्स हैं आप देखो सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन, हमारा कुकिंग गैस, नेचुरल गैस, मीथेन, तो ये सब कंबस्टाइल होते हैं। एसिटिलीन वेल्डिंग में यूज़ होता है, आपका C2H2, तो कंबस्टाइल होता है नेचर में, मीन्स इनको अगर बर्न करें तो ये हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो कंबस्टिबिलिटी होती है कि जब हम किसी XY हाइड्रोकार्बन है इसका ऑक्सीडेशन या हम इसको बर्न करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्निंग होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, हीट एनर्जी रिलीज करते हैं। फिर है नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो आप देखेंगे कि जब ऑर्गेनिक सब्सटेंस का नेचर ये इसमें एकदम शेयरिंग ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग बन रहा है, यहाँ पे कोई आयनिक कुछ भी रिएक्शन नहीं है, तो नेचर ऑफ रिएक्शन होता है स्टूडेंट मॉलिक्यूलर, मतलब कि मॉलिक्यूल ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो इसमें जो रिएक्शन होता है वो होता है नेचर इसका, वो मॉलिक्यूलर होता है। यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, तो इसमें कैटनेशन शॉर्ट नोट पे भी आता है स्टूडेंट्स, ये 1 मार्क का या फिल इन द ब्लैंक्स ही ऐसे क्वेश्चन आता है और इट इज़ वेरी सिंपल, लेकिन ये बेस प्रॉपर्टी है हाइड्रोकार्बन्स की। तो कैटनेशन होती है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, सेल्फ लिंकिंग, इन शॉर्ट दिस इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो आप देखते हैं कार्बन के केस में कि कार्बन कार्बन कंबाइंड होके लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को कैटनेशन कहते हैं। तो कैटनेशन प्रॉपर्टी क्यों है कार्बन की, तो उसके रीजन है स्टूडेंट, उसके रीजन है एक तो इसकी टेट्रावेलेंसी, मींस कार्बन क्या करता है, उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और स्मॉल साइज्ड होता है, तो ये लॉन्ग चेन में खुद को सेल्फ लिंक करता रहता है। तो ये इस वे में भी हो सकता है, ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, ये साइक्लिक भी हो सकते हैं कंपाउंड्स, और जो इसका रीजन होता है वो होता है क्योंकि इनकी हाई बॉन्ड एनर्जी होती है। बॉन्ड एनर्जी मीन्स कि अगर कार्बन का ये एक बॉन्ड आप ब्रेक करोगे तो कितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो जो बॉन्ड इंथैल्पी है इसकी, बॉन्ड एनर्जी हाई, दिस इज द रीजन कि इसका बॉन्ड एनर्जी हाई होती है, बॉन्ड एनर्जी हाई। सो दिस इज अराउंड 348 किलो जूल पर मोल। एक मोल के लिए अगर आपको एक मोल ब्रेक करना है आपको इतना एनर्जी चाहिए, 348 किलो जूल। तो कैटनेशन में आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ इसको मींस स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड भी बनाते हैं, यहाँ से एक कार्बन इधर ऐड हो गया तो अगेन ये कार्बन भी अपनी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा, ये भी 4 करेगा। इसके केस में आपको कितना बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ओनली 1, क्योंकि इसमें 3 ऑलरेडी ये इसने बनाया है बॉन्ड ऐसे। सेम वे अगर आप साइक्लिक की बात करते हैं तो पहले आप ऐसे इनको कनेक्ट करेंगे, आफ्टर दैट क्योंकि एक कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं, 4 वैलेंसी होती है, तो इसने 2 तो इधर बॉन्ड बना रहा है तो ओपन कितने होंगे इसके, 2 होंगे, ये 2 इधर बना रहा है इसके ओपन कितने होंगे, 2 होंगे। तो इस तरह से आपको जो बॉन्ड्स हैं वो काउंट करके ध्यान में रखने हैं बॉन्ड्स को। तो यहाँ पे इसका बॉन्ड्स का ये होगा, तो दिस इज कैटनेशन प्रॉपर्टी
नेक्स्ट इज एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। अब आप ये भी पढ़ते हैं कि हम जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो अगेन इसके बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज और इसके जो कैटेनेशन टेट्रावेलेंसी है और जो इसका स्मॉल साइज है, बिकॉज ऑफ दैट मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है ये। तो बिकॉज ऑफ दैट ये वैरायटी ऑफ सब्सटेंस बनाते हैं। तो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन अगेन हो रहा है। जो रीज़न है, अगर शॉर्ट नोट आता है तो आपने लिखना है कि जो इसमें रीज़न है वो तो स्मॉल साइज तो सब में ही आएगा, क्योंकि कार्बन का स्मॉल साइज है। ये पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड में आता है और इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसको हम टेट्रावैलेंसी कहते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। जब भी आप मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप याद रखेंगे कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हमको जो सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी वो 3 बॉन्ड करने पड़ेंगे सेटिस्फाई। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। अब इस कार्बन का काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अगर आप डबल बॉन्ड बनाते हैं, अगर कार्बन कार्बन के बीच में कोई डबल बॉन्ड है, तब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे बस ये 2 बॉन्ड बनाएगा, उससे ज़्यादा नहीं बनाएगा। 2 बॉन्ड्स, यहाँ पे कुछ भी आप ऐड करेंगे तो बस 2 बॉन्ड्स के साथ ऐड करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। अब आप देख रहे हो ये कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन का 3 वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो गई है, तो आप इधर बस 1 बनाएंगे, 1 बनाएंगे। तो कार्बन पे आपको क्या ऐड और कितना ऐड करना है बॉन्ड्स पे, वो डिपेंड करता है कि वो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं या सिंगल बॉन्ड है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म समझेंगे स्टूडेंट, ये आगे भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स एंड फॉर्म्स में आपके पास आएगा। तो जो बहुत सिंपल डेफिनेशन है आइसोमेरिज्म की वो हम समझेंगे। पहले पहले तो ये समझेंगे कि होता क्यों है आइसोमेरिज्म। तो अगेन जो रीज़न है आइसोमर बनाने का हाइड्रोकार्बन्स का, तो वो रीज़न भी यही है कि स्मॉल साइज्ड होते हैं, कैटेनेशन होता है, मीन सेल्फ लिंक करते हैं खुद को, और इनमें टेट्रावेलेंसी होती है। तो ये रीज़न है ये। और आइसोमेरिज्म ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि इतने लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। वो आप एक मॉलिक्यूल देख के ही आपको आइडिया आएगा कि क्यों हम ऐसा कहते हैं, इतने सारे कंपाउंड्स कैसे बनाता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म है व्हेन कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर 3 4 5 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स हैं लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने का क्या मतलब है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने का मतलब है कि, एक मिनट, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने का मतलब है इफ दिस इज द कंपाउंड कार्बन, ठीक है, इफ दिस इज द कंपाउंड कार्बन आपका C6H14 हेक्सेन। तो अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हम देखेंगे और क्या देखेंगे, आइसोमेरिज्म क्या होता है, डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस, इन स्पेस। तो ये तो हम अलग पढ़ने वाले हैं। अभी इसी से समझेंगे कि डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट डिफरेंट होगा, या हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। जैसे हम कार्बन की बात करें तो कार्बन 6 है, तो इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये स्ट्रेट चेन, तो ये कैसे हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, और इसमें आप यहाँ हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंगली। मैं हाइड्रोजन इसलिए नहीं लिख रही हूँ कि डो डिस्टर्ब होगा, हमको मेन फोकस चेन पे करना है। तो एक तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, आप इसमें देखेंगे कि 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और अगर आप हाइड्रोजन काउंट करने जाएंगे तो 14 हाइड्रोजन मिलेंगे आपको। चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 और 3 14, ठीक है। तो ये 14 हाइड्रोजन का अरेंजमेंट है। अब ये जो इसका जो नेमिंग है दैट इज हेक्सेन, एंड हेक्सेन कहते हैं हम। नेमिंग अब अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब इसका जो अरेंजमेंट है स्टूडेंट वो ऐसे भी हो सकता है, आपने ये कार्बन चेन ली 1 2 3 4 5, और जो 6th कार्बन था हम उसको यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हमने 1 2 3
4 चेन ली और हमने एक कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन यहाँ पे अरेंज किया। तो आप देख रहे हो इन दैट वे ये कितने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना रहा है, इनके नेम्स भी डिफरेंट होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। फिजिकल आप ध्यान रखेंगे, कैसी प्रॉपर्टीज कह रही हूँ मैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, केमिकल नहीं होंगे डिफरेंट। केमिकल तो क्योंकि कॉम्पोजिशन सेम है इनका, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट नहीं होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, केमिकल स्ट्रक्चर है डिफरेंट। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, देख केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना, इसका स्ट्रेट चेन है, इसके पास बस एक ब्रांच है, इसके पास ये दो ब्रांचेस, एक इधर से कार्बन आ जा रहा है, एक इधर से कार्बन आ जा रहा है, जो स्ट्रेट चेन है वो बस इतना है 4 कार्बन का। इसमें स्ट्रेट चेन बस 5 कार्बन का, जिसको कि हम पढ़ेंगे लेटर ऑन, पेरेंट चेन कहते हैं हम इसको, सॉरी, ठीक है, तो इसको हम पेरेंट चेन कहते हैं। तो ये डिफरेंट हमने पढ़ा, देखो इसमें 5 है, इसमें पूरे 6 हैं, स्ट्रेट है। तो अगेन एक बार फिर से देखते हैं, आइसोमेरिज्म क्या है, आइसोमेरिज्म, अब हाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने इसमें चेक किया था, यही था, अभी इसमें भी चेक कर लेते हैं, चलो इसमें भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें आप देखो कार्बन 6 है, कार्बन कितने 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, हाइड्रोजन 14 है, तो इसमें भी हाइड्रोजन 14 होने चाहिए। सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14, सेम इसमें भी चेक करते हैं। इसमें देखें कितने इसमें आपके कार्बन हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन चेक करते हैं 14 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो आप देख रहे हैं 14 है इसमें। तो इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14 है, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14 है, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14 है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब डिफरेंट होता है, डेंसिटी डिफरेंट होती है। तो दिस इज आइसोमेरिज्म। Now is in tetracovalency or tetravalency of carbon. तो tetravalency of carbon is because of valence electron, 4 valence electron होते हैं, तो वो हम चेक करेंगे कैसे। तो आप देखेंगे कि कार्बन इट हैज एटॉमिक नंबर 6, और इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो दैट इज 2 4। अगर हम इसका अभी SPDF की फॉर्म में अगर हम लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s2 2s2 2p2। नाउ दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वाले जो हैं दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनको हमको इन पे फोकस करना है, इससे मतलब नहीं है हमको। तो हम इसको देखते हैं, तो 2s पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब हम 2p को देखते हैं स्टूडेंट्स, तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे इस स्टेट को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ग्राउंड स्टेट। नाउ अब कोई भी रिएक्शन होगी, कोई भी एक्शन होगा अगर किसी एलिमेंट का, तो तब होता है जब एक्साइटेड स्टेट आती है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब हम उसको किसी फॉर्म में कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके हायर लेवल पे चला जाता है, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो हमको जो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, एंड नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रेडी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो हमारा आपका टेट्रावेलेंसी होती है कार्बन की, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे आके कोई भी एलिमेंट आके यहाँ पे आपके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। इसी को हम कहते हैं कि ये टेट्रावेलेंसी कार्बन का जो रहता है वो 4 बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी रहती है। ये क्यों होती है, आपके शेयरिंग क्यों होता है, क्योंकि ये भी हमने पढ़ा है कि कार्बन अगर, देखो कार्बन अगर +4 मीन्स अपने ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज करता है, या कार्बन अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अगर वो गेन कर रहा है यहाँ पे, तो दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम होती है। दोनों केसेस में क्यों प्रॉब्लम होती है, 1 बाई 1 चेक करते हैं। देखिए, तो कार्बन लूज करेगा अगर इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन का क्योंकि क्या है, स्मॉल साइज है कार्बन का, स्मॉल, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज उसको इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए इट रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको चाहिए होगा, तो फिजिबल नहीं होता है अगर वो ये बनाता है। अगर कार्बन की हम बात करते हैं कि अगर वो गेन करता है 4 इलेक्ट्रॉन, तो अगेन जो रीजन होगा स्टूडेंट, अगेन रीजन इज स्मॉल साइज। अगर गेन करेगा तो क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, एनर्जी रिलीज होती है तो रिपल होगा, सारी एनर्जी रिपल्शन को ओवरकम करने में चले जाएगी। अगेन द रीजन इज स्मॉल साइज और इट इज हार्ड टू एकोमोडेट, या हम ये कहें कि इसमें रिपल्शन होगा। स्मॉल साइज है तो जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एक्स्ट्रा आउटसाइड से, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये रिपल्शन फील करेंगे, ठीक है। तो रिपेल होंगे ये इलेक्ट्रॉन, तो ये भी फिजिबल नहीं होगा। यहाँ पे जो सिस्टम है उसमें अनस्टेबिलिटी रहेगी, अनस्टेबल हो जाएगा सिस्टम। तो ये कुछ रीज़न है कि ये आपका +4 भी नहीं बना सकता, ये -4 भी नहीं बना सकता, तो ये फिर क्या करेगा, ये शेयरिंग करेगा, शेयरिंग करता है, वो उसके लिए बेटर होता है। तो शेयरिंग से फिर Now, shape of carbon compounds. तो before starting this topic, I hope आपको क्लियर होगा केमिकल बॉन्डिंग जो आपका चैप्टर है उससे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। इन बिटवीन मैं ट्राई करूंगी इसको एक्सप्लेन करने का। तो शेप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड में स्टूडेंट सबसे पहले जो हमको देखना है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट था कि कार्बन की टेट्रावेलेंसी है, मींस देखिए कोई जब 4 बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो वो 4 आपके अवेलेबल मींस 4 हमारे पास प्रोवाइड हैं सेक्शंस फॉर ज्योमेट्री। तो कैसे वो एक टेट्राहेड्रॉन का स्ट्रक्चर एक्वायर करता है, तो ये सबसे पहले हमको बताया वॉन टॉफ एंड लेबल ने, तो ये भी आपको याद रखना है। वॉन टॉफ एंड लेबल, इन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि जो 4 वैलेंसी हैं कार्बन की, वो 4 कॉर्नर्स की तरफ आपके पॉइंट होती हैं और एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन फॉर्म होता है लाइक दिस, ऐसा। और जो इनके बीच में एंगल होता है वो होता है 100, ये आपको याद करना है स्टूडेंट, 109 डिग्री 28 मिनट्स, या 109.5 भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो ये एक, जब हम कार्बन का पढ़ेंगे स्पेशली कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ, तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा। और जो ये स्ट्रक्चर होगा इसको हम टेट्राहेड्रल कहते हैं, जी ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो दिस वन एंड दिस वन, इतना याद रखना है। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम मीथेन, जो इनकी ज्योमेट्री है मीथेन से स्टार्ट करेंगे, कैसे लिखना है हमको वो सब वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मीथेन का भी सिंगल बॉन्ड है, तो मीथेन में सेम यही फीचर्स हमको लिखने हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, क्यों होता है वो हम चेक करेंगे। बॉन्ड एंगल इतना होता है, ये लर्न करना है आपको, टेट्राहेड्रल बनाता है, ये भी हमको लर्न करना है। तो ये सब प्रपोज किसने किया था, किसने प्रिडिक्ट किया था, ये वॉन हॉफ एंड लेबल ने किया था। तो चलिए स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे मीथेन की ज्योमेट्री से। तो समझते हैं मीथेन के लिए सबसे पहले कि हमको कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखना पड़ेगा। तो इट इज़ 2 4, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हमको बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे फोकस करना है। तो जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा स्टूडेंट, दैट इज़ 2s2 2p2, ठीक है। तो ये तो आपका ग्राउंड स्टेट है, या चलिए इधर लिख लेते हैं 2s2, दिस इज p सबशेल, दिस इज ग्राउंड स्टेट। अब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, तो जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके हायर एनर्जी लेवल्स में चला जाता है, यहाँ पे 1 1 1, वी कॉल दिस एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो अभी परफेक्टली अवेलेबल है हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हमने पढ़ा था स्टूडेंट कि जब हाइब्रिडाइजेशन में पहले जो सेंटर एटम होता है वो क्या करता है, वो पहले अपने ऑर्बिटल्स को प्रोवाइड करता है, मींस आपका जैसे यहाँ पे इसने ये जंप करके ये इलेक्ट्रॉन हुआ, ये अब इसके बाद मिक्सिंग होती है, तो मिक्सिंग को ही हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो मिक्सिंग यहाँ पे किस किस की हो रही है आप देखो, 1s की, s तो 1 ही है यहाँ पे, और p कितने हैं स्टूडेंट, p3 है। तो बिकॉज ऑफ दैट वी नेम इट sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इसमें एक s
और 3p इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हम इसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब जब मिक्सिंग इनकी हो जाएगी, तो मिक्सिंग होगी तो कैसे दिखेगा, हमने ऑलरेडी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, तो ये दिखता है ऐसे, सेंटर में कार्बन, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, एंड दिस, ठीक है। तो एक टेट्राहेड्रॉन बनाता है ये। तो जब मिक्सिंग होती है स्टूडेंट, तो मिक्सिंग में हम ये जो सेम स्ट्रक्चर से लाइन स्ट्रक्चर है, इसको ही आप ऑर्बिटल की शेप में बना दो ऐसे, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे आपके ऑर्बिटल्स का मीन्स बैकवर्ड ये हमको शो कर रहे होंगे। दिस इज कार्बन जो सेंटर में है। अब इसके बाद अगर आप हम क्योंकि मीथेन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो यहाँ पे अब हाइड्रोजन आएगा अपना s ऑर्बिटल लेके। हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, 1s में। यहाँ पे हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया, 1s में है, 1s में हाइड्रोजन। अगेन हाइड्रोजन है 1s में, ठीक है। तो दिस इज द ज्योमेट्री। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ज्योमेट्री। अगर हम इनको डॉट से कनेक्ट करते हैं, तो ये एक टेट्राहेड्रॉन बनाता है, और यहाँ पे आप फिर बॉन्ड एंगल भी लिख सकते हैं, या सेपरेट आप यहाँ पे लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन sp3, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री, ठीक है, बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज बॉन्ड एंगल, दिस इज ज्योमेट्री, यहाँ पे लिखेंगे ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, बॉन्ड एंगल एंड हाइब्रिडाइजेशन एंड दिस स्ट्रक्चर। और ये कैसे बनाना है यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा डिटेल में। स्ट्रक्चर इज ऑफ ईथेन, दिस इज ईथेन। अगर इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं स्टूडेंट, तो स्ट्रक्चर इसका ऐसे यहाँ पे बनाते हैं। ये आपको हेल्प करेगा ज्योमेट्री के लिए, इसलिए मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ। तो ऐसे ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे जो हमने हाइब्रिडाइजेशन आपका शो किया है, जो यहाँ पे हमने सब शेल्स शो किए ऑर्बिटल्स, वो एक कार्बन के हैं, ऐसे ही सेम दूसरे कार्बन के साथ भी रिपीट होगा। तो अभी हम एक कार्बन का ही डिटेल ले रहे हैं, सेम आप अप्लाई करेंगे इस कार्बन के साथ भी। तो क्योंकि sp3 हाइब्रिड है इसमें, जो कार्बन फॉर्म कर रहा है जो हाइब्रिडाइजेशन, तो ये वाला जो कार्बन होगा, ये कार्बन भी एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही प्रोवाइड करेगा। तो टेट्राहेड्रल में हमने क्या देखा था कि 4 लोब्स आपके बनाने हैं हमको, ऐसे 4 लोब्स। जब मिक्सिंग होती है तो ऐसे 4 लोब्स आएंगे। सेम जो ये वाला कार्बन है दूसरा, यहाँ पे इसके भी 4 लोब्स होंगे, तभी तो टेट्राहेड्रॉन बनाएगा ये। ऐसे 4 लोब्स बनाने हैं आपने इसके, ऐसे, ठीक है। तो ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिड है, दिस कार्बन इज आल्सो sp3 हाइब्रिड। अब ये जो प्रोवाइड किया है कार्बन ने मिक्सिंग करके, पूरा एनर्जी लेवल अपना इक्वल करके, मिक्सिंग करके, सारी प्रॉपर्टीज सेम करके, अब अवेलेबल किया है कार्बन ने कि अब हाइड्रोजन आके यहाँ पे बॉन्ड्स बना सकते। तो ये हाइड्रोजन आया, ये हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया, ये हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया, यहाँ पे ये हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया, ये हाइड्रोजन ने बनाया, ये हाइड्रोजन ने बनाया। और ये वाला जो आप देख रहे हो, देखो बीच में कौन से बॉन्ड कौन कौन से, जो ये वाला बॉन्ड देख रहे हो बीच में, ये वाला, ये वाला बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे ये टिप टू टिप ओवरलैपिंग है, सिग्मा बॉन्ड है। ये भी केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ा है ऑलरेडी। यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 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 दिस हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन, सेम ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन एंड ये वाला हाइड्रोजन। तो ये दीज ऑल आर सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड अगर आपको याद हो तो टिप टू टिप ओवरलैपिंग या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में जो ओवरलैपिंग होती है, जैसे यहाँ पे भी हो रहा है आपका, इनका ओवरलैपिंग ऐसे, तो दिस इज सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड हमारे या तो ऐसे टिप टू टिप ओवरलैपिंग में होता है, या अगर s ऑर्बिटल है तो p ऑर्बिटल भी इसमें सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो इस केस में यही हो रहा है, s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। या फिर अगर ss होता है तो वो भी पाई बॉन्ड, सॉरी, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। दीज आर ऑल सिग्मा बॉन्ड्स। इस
नाउ द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ इथाइलिन और इथीन। इथ और इन इस जो डबल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं, सो दिस इज इथीन। नॉर्मल स्ट्रक्चर पहले हम इसका देखेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 4 है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इनके बीच में डबल बॉन्ड है। कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है जनरल फार्मूला से। तो जनरल फार्मूला आपको याद रखना है, मैं एक बार यहाँ पे लिख लेती हूँ, आप इसको नोट करेंगे। सिंगल बॉन्ड कैसे कंपाउंड्स हैं ये पता चलता है जब CnH2n+2। सो दिस इज दी, ये सब 10th में पढ़ा होगा आपने, दिस इज द जनरल फार्मूला इफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है CnH2n, दिस इज द जनरल फार्मूला। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये दिख जाता है, जैसे अब यहाँ पे हमको कौन सा बॉन्ड हमको पुट करना चाहिए, तो वो दिख रहा है ना फॉर्मूले से, C2H4 मीन्स C2 इफ N इज 2 तो H कितना होगा, 2 2 4 4, तो ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, हमको ऐसे ये देख के पता चला मॉलिक्यूलर फार्मूला। CnH2n-2 अगर होता है स्टूडेंट तो वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। सफिक्स इस जनरल स्ट्रक्चर के लिए एन होता है, इसके लिए इन होता है, और ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा तो आइन होगा। एक बार नोट करेंगे इसको। सो अगर इसके शेप के को स्टार्ट करेंगे तो इथीन में भी हमको सेम यही करना है। हम कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड हमको स्टेट लेना है, तो एक्साइटेड स्टेट ये था, ये एस का इलेक्ट्रॉन भी जंप करके यहाँ पे आया था, तो दिस इज द स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि फिर मिक्सिंग होती है, सारे ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी। अब इस केस में आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे एक देखो एक्स्ट्रा आया, यहाँ पे एक डिफरेंट बॉन्ड आया है, डबल बॉन्ड। अभी हमको इस पे फोकस करना है, ये यहाँ पे डिफरेंट आया डबल बॉन्ड। तो इस केस में क्या होता है, कार्बन का 1s और जो p ओनली 2p इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए, इसलिए हम इसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब आप कहेंगे ये वाला इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, तो वो इसलिए नहीं हो रहा है यहाँ पे क्योंकि ये अभी पाई बॉन्ड बनाने जा रहा है। पाई बॉन्ड होते हैं साइड बाय साइड ओवरलैपिंग के बॉन्ड, मतलब दूर से ओवरलैपिंग होती है उनकी। सिग्मा बॉन्ड होते हैं टिप टू टिप ओवरलैपिंग, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे बहुत क्लोज ओवरलैप करते हैं। ये देखो ओवरलैपिंग क्लोज है, इनकी दूर है। तो जब दूर से ओवरलैपिंग होगी तो इनको हम हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो दिस इज द रीजन, एक जो पी होता है हमारा कॉन्फ़िगरेशन का, उसको हम रहने देते हैं। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे यहाँ पे। अब sp2, अब अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, एक पॉइंट ये है तो रिमेंबर। और नेक्स्ट इज ज्योमेट्री, तो इसकी ज्योमेट्री होती है स्टूडेंट प्लेनर होती है, मींस ऑन द प्लेन, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल एक ट्रायंगल जैसा होगा ये, और प्लेन होता है प्लेनर, तो ये इसकी ज्योमेट्री है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपको बॉन्ड एंगल कितने होंगे इनके बॉन्ड्स के बीच में, वो होता है 120 डिग्री, तो ये भी याद रखना है। तो यहाँ पे एंड 1, दिस इज द पॉइंट, तो यहाँ पे अगेन 3 पॉइंट्स है जो हमको याद रखना है इसमें। अब इसकी जो ज्योमेट्री है स्टूडेंट, ज्योमेट्री का क्या होगा, कैसे बनानी है, सिंपल जैसे हमने इथेन का बनाया है एग्जैक्टली वैसे ही, बस इसमें एक एक्स्ट्रा ये पाई वाला बॉन्ड आ जाएगा, तो वो हमको ऐसे बनाना है। यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, एक कार्बन ये है, यहाँ पे लाइन खींच देते हैं इधर। सो दिस इज द 1 कार्बन। हाँ, एक मिनट, आप सिंगल कार्बन के अगर हम ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर की बात करें स्टूडेंट, तो वो ऐसे होगा, वो जैसे आपका सिंपल दिस, तो ये क्या बना देता है हमारा ट्राइगोनल प्लेनर, एक ट्रायंगल जैसा बनाएगा। सो ऐसा स्ट्रक्चर हमको इसमें मिलेगा, और ऐसे ही हमको ड्रॉ भी करना है। चलिए इसको रहने देते हैं ऐसे ही हम ड्रॉ करते हैं। जो दूसरा वाला कार्बन है उसको मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ। ये कार्बन है, तो ये कार्बन भी की भी सेम ज्योमेट्री होगी क्योंकि ये भी sp2 हाइब्रिड है, ऐसे। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन प्लेस करते हैं कि हाइड्रोजन कैसे कैसे बॉन्ड बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का देखते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा बॉन्ड बनाने, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो ये सब यहाँ पे हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन तो कंज्यूम हो गए, फिट कर दिया हमने 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4। अभी यहाँ पे दिस इज सिग्मा बॉन्ड, ये ऐसे वाला बॉन्ड है नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड, जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये पार्टिसिपेट, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये वाला बॉन्ड सिग्मा वाला। अब ये वाला जो होगा स्टूडेंट, ये वाला पाई बनाएगा, तो अभी यहाँ पे हम इस कार्बन से हमको ऐसे
एक वर्टिकली ड्रॉ करना है ऐसे P, और यहाँ पे इसकी बॉन्डिंग शो करेंगे ऐसे। तो यहाँ से ये पाई बॉन्ड बनाएगा। पाई बॉन्ड आपको ऐसे बनाने पड़ेंगे, इसका मतलब ये नहीं है, अभी यहाँ पे देखो आपको 3 बॉन्ड्स दिख रहे हैं ना, इसका मतलब 3 नहीं होता है, ये दोनों एक ही बॉन्ड है। इसका मतलब 1 2 3 बॉन्डिंग नहीं है यहाँ पे शो हो रही, यहाँ पे ओनली ये जो 2 बॉन्ड्स हैं, ये सिर्फ हमको इसको शो करना होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 बॉन्डिंग मीन्स इनके ओवरलैप को हम बताते हैं ऐसे कि ये यहाँ से भी और यहाँ से भी कनेक्टेड है। इसका मतलब 2 बॉन्ड्स नहीं होता, इसका मतलब एक ही बॉन्ड होता है। सो दिस इज पाई बॉन्ड एंड दिस इज सिग्मा बॉन्ड, और ये इसका स्ट्रक्चर है ऐसे इथीन का। नाउ ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ इथाइन। तो इथाइन का हम देखेंगे स्टूडेंट्स की इथाइन को अकॉर्डिंग टू IUPAC तो हम इसका नेम इथाइन है, मींस आइन हम इसमें एज अ सफिक्स यूज करते हैं, बट इसका ट्रिवियल नेम ओल्ड नेम इसका एस्टलीन भी है, तो कभी कभी ये भी यूज होता है बुक्स में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे हम एसिटिक एसिड पढ़ते हैं ना, यूजुअली हम एसिटिक एसिड पढ़ते हैं, बट दैट इज इथेनोइक एसिड। सेम वे दिस इज इथाइन। इथाइन का स्ट्रक्चर ये है। अगेन स्ट्रक्चर कैसे गैस किया हमने, विद द हेल्प ऑफ जनरल फार्मूला CnH2n-2। तो क्योंकि ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, अभी हमने इसको ओपन नहीं किया था, हमने इसका केमिकल स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं लिखा, तो हमको कैसे पता चला, बिकॉज ऑफ दिस जनरल फार्मूला की C अगर N है और H अगर 2 है, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्योंकि 2 2 जा 4 -2 is 2। तो ये सब ये भी ध्यान में रखना है। तो जनरल फार्मूला ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इसका अगेन सेम जैसे हमने कार्बन के लिए किया था, बाकी हाइब्रिडाइजेशन में डायरेक्ट हम एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे। सो दिस इज द एक्साइटेड स्टेट, जंप करके इलेक्ट्रॉन गया इधर। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे हमको इस चीज में फोकस करना है कि यहाँ पे इन दिस केस मीन्स इन द केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड जो S है और ओनली 1p इन्वॉल्व होता है, ये दो इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा इन्वॉल्व, ये वाला p भी, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व नहीं होगा हाइब्रिडाइजेशन में। क्यों? क्योंकि ये दोनों पाई बॉन्ड बनाने वाले हैं साइड बाई साइड ओवरलैपिंग से। सो दैट वे इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। तो आपको ये याद रखना है, sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में स्टूडेंट जो बॉन्ड एंगल होता है मीन जो ज्योमेट्री होती है वो मॉलिक्यूल की होती है लीनियर, और इसमें बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो चलिए इसका स्ट्रक्चर इसका देखते हैं कि शेप कैसे बनेगा। तो लीनियर जब है तो कार्बन कैसे हाइब्रिडाइज्ड होके जो मिक्सिंग करके कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा ओनली सिंपल एक आपके स्ट्रेट लाइन में। तो इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करते हुए भी हमको यही सब ध्यान में रखना है। चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक कार्बन ये है, ये sp हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री है। एक कार्बन ये है, ये sp हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री, दोनों कार्बन के लिए सेम एप्लीकेबल होंगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको बात करनी है पाई बॉन्ड्स की, तो अभी 2 पाई बॉन्ड्स आएंगे यहाँ पे, तो वो हम देखेंगे। तो एक तो स्टूडेंट आपको ऐसे बनाना है, पैरेलल होंगे दोनों, और ये पैरेलल यहाँ पे ओवरलैप करेंगे ऐसे। ठीक है, दूसरा जो बॉन्ड होगा स्टूडेंट, दूसरे बॉन्ड में भी आपको ऐसे पैरेलल बनाना, थोड़ा टिल्टेड बना लो चलेगा ऐसे, ये भी पैरेलल होंगे और ये भी हमारे ऐसे पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है ये दिस वन, ठीक है, एक पाई बॉन्ड है ये, एक पाई बॉन्ड है ये वाला, और ये दिस इज सिग्मा बॉन्ड। सो दिस इज द शेप ऑफ इथाइन। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं कंप्लीट करती हूँ इस सेक्शन को। अभी छोटा सा एक पोर्शन आपका बचा है इसी वाले पार्ट का, तो वो भी मैं जल्दी से अपलोड करती हूँ। अगर आपको हेल्पफुल लगता है वीडियो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए स्टूडेंट्स, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अभी न्यू है चैनल मेरा, तो मुझे भी हेल्प होगी ग्रो करने के लिए। थैंक यू सो मच।